जेफरी एप्स्टीन का नाम तो आपने सुना होगा, पर जेफरी एप्स्टीन था कौन? एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपनी जिंदगी एक मिस्टीरियस फॉर्चून इकट्ठी करने में गुजार दी, या फिर एक ऐसा इंसान जो कैरिबियन पे अपने प्राइवेट आइलैंड पे लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता था। और इस आइलैंड के रेगुलर विजिटर्स में दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं। इनमें प्रिंस एंड्रयू का नाम शामिल है, इसमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम शामिल है, जिसके पास दुनिया के पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स और सेलिब्रिटीज मेहमान बनकर आते थे। और फिर भी अमेरिका कहता है कि जेफरी एप्स्टीन ने जो कुछ किया अकेले किया। ये सब कुछ मुमकिन है? क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है या कहानी कुछ और है? You still talking about Jeffrey Epstein? सवाल आज ये नहीं है, सवाल आज ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जेफरी एप्स्टीन का क्या ताल्लुक है, और जो एप्स्टीन फाइल्स अब रिलीज की जा रही हैं, इनमें ऐसा क्या है कि इन्हें सालों के लिए छुपाया गया? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन की दरिंदगी को समझने के लिए जेफरी एप्स्टीन की कहानी को बिल्कुल बिगिनिंग से समझना बहुत जरूरी है। आइलैंड से पहले, दौलत से पहले, और जो जेफरी एप्स्टीन का नाम आज आप जानते हैं, इस नाम के बनने से पहले समझना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 1980 में, जब अमेरिका के कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के अंदर एक इश्तहार छपता है। इस इश्तहार के अंदर एक 27 साल के नौजवान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती है, और उस तस्वीर के साथ लिखा होता है कि अगर तुम एक लड़की हो, एक क्यूट टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली लड़की हो और मिलियन कमाना चाहती हो, तो इस न्यूयॉर्क डायनेमो से आज ही राब्ता करो इस एड्रेस पर। जेफरी एप्स्टीन की कैरियर के पहले 20 साल कोई बड़े काबिले तारीफ या काबिले शोहरत 20 साल नहीं थे। उसका जिक्र मीडिया में रेयरली कहीं पर होता था, और जो जिक्र होता था वो दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स की शक्ल में नहीं होता था। जेफरी एप्स्टीन, जिसका पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन है, ये 1953 में न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। इसके पेरेंट्स वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते थे, दोनों काम करते थे, और इसके पेरेंट्स ज्यूज थे। अब बहुत से लोगों को समझ में आ गया आगे कहानी में क्या होगा। हर कहानी के आखिर में ये ज्यूज ही क्यों निकल कर आते हैं, जितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। तो अगर समझ में आ गया यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो जूइश पेरेंट्स थे, इसकी माँ का नाम था पॉलिन, और पॉलिन एक टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी करती थी, और इसका बाप न्यूयॉर्क के पार्क्स डिपार्टमेंट के अंदर गार्डनर की नौकरी करता था। इसके पड़ोसी बताते हैं कि ये जो एप्स्टीन्स थे, इनके बच्चे थे, जिसमें जेफरी एप्स्टीन भी शामिल है, मिलनसार, खामोश तबा, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। जेफरी एप्स्टीन और उसके भाई पढ़ाई में अच्छे थे, खास तौर पर जेफरी एप्स्टीन हिमसेल्फ, और ये मैथ्स में, कैलकुलस में बड़ी दिलचस्पी लेता था। इतनी दिलचस्पी लेता था कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहा था, सरकारी स्कूल था, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन थी, लेकिन इसने स्कूल से 1969 में ग्रेजुएट किया। 2 साल पहले पढ़ाई में इतना अच्छा था, और इसके जितने क्लास फेलोज हैं वो बताया करते थे ये थोड़ा नर्डी था, बाहर नहीं निकलता था, ज्यादा बातें नहीं करता था। फिर इसका एडमिशन हो जाता है कूपर यूनियन कॉलेज में, जहां पर फ्री एजुकेशन, फ्री ट्यूशन पर ये पढ़ता रहता है, और यहां पर भी ये मैथ को ऑप्टेन करता है, क्योंकि ये मैथ में बड़ा अच्छा होता है, नंबर्स का हिसाब किताब इसे बड़ा अच्छा आता है। और ये कुछ ही साल यहां पर पढ़ता है कि इसकी ट्रांसफर हो जाती है NYU में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ये अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, अपनी एजुकेशन छोड़ देता है, और उसके बाद ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है। अब यहां पर सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो वॉल स्ट्रीट के अंदर कोई अच्छी नौकरी मिल गई होगी। हरगिज नहीं। जेफरी एप्स्टीन की पहली नौकरी वॉल स्ट्रीट पर नहीं थी। जेफरी एप्स्टीन की पहली नौकरी डाल्टन स्कूल में थी, जो न्यूयॉर्क का एक एलीट स्कूल कहलाता है, और यहां पर इसका काम था कि बच्चों को मैथ और फिजिक्स पढ़ाए।
डाल्टन स्कूल में जहां पर जेफरी एप्स्टीन पढ़ाया करता था, अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखेंगे आप लिटरली हैरान हो जाएंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इसे पुअर परफॉर्मेंस की वजह से निकाल दिया गया था। लेकिन वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या, ये इंटरेस्टिंग है। जहां पर ये दुनिया के एलीट्स के बच्चों को पढ़ाया करता था, वहीं पर एक बाप को जेफरी एप्स्टीन पसंद आ गया और वो बाप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो बेयर स्टर्न्स में काम करता था और वो जेफरी एप्स्टीन को अपने साथ वॉल स्ट्रीट ले आया और यहां पर आकर इसकी मुलाकात हुई लेस वेक्सनर से। लेस वेक्सनर एक ऐसा बिलियनर है जो विक्टोरिया सीक्रेट्स का मालिक था। लेस वेक्सनर ने जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ नौकरी नहीं दी, अपनी इमारत की, अपनी एम्पायर की पूरी चाबी उठाकर जेफरी एप्स्टीन के हाथों में दे दी। उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि उसकी दौलत, उसकी इमारत के फैसले जेफरी एप्स्टीन अपने हाथों से करे। यहां तक कि जेफरी एप्स्टीन की सर्विसेज के बदले में न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा मैंशन जो कि लेस वेक्सनर ओन करता था, वो पूरा मैंशन उसने जेफरी एप्स्टीन के नाम कर दिया। $77 मिलियन का मैंशन लिटरली कौड़ियों के दाम दे दिया उसने जेफरी एप्स्टीन को। अब दुनिया हैरान है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस बात को लेकर परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि लेस वेक्सनर को ऐसा क्या घोल कर पिला दिया था जेफरी एप्स्टीन ने कि लेस वेक्सनर ने अपनी दौलत उठाकर देने को और निछावर करने का फैसला कर लिया। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट था बिटवीन लेस वेक्सनर एंड जेफरी एप्स्टीन। हो सकता है कि लेस वेक्सनर की दौलत की कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट ऐसी हाथ लग गई थी जेफरी एप्स्टीन के कि जिसमें लेस वेक्सनर या तो ब्लैकमेल हो गया या कोई ऐसे राज पता चल गए जो कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी से रेलेवेंट हैं। उनकी वजह से या उनको दफन करने और छुपाने की वजह से जेफरी एप्स्टीन का मुंह बंद किया गया, या फिर लेस वेक्सनर ने इन्वेस्टमेंट की कि जेफरी एप्स्टीन अपना वो नेटवर्क बना सके जिसको आज आप स्पाई नेटवर्क के नाम से जानते हैं। लेस वेक्सनर से दौलत हासिल करने के बाद, इतनी इमेंस मैंशन को हासिल करने के बाद, अब जेफरी एप्स्टीन अपना नेटवर्क बनाना शुरू करता है और इस नेटवर्क को बनाने के लिए उसे लड़कियों की जरूरत है जिन्हें हनी पॉट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. अब इसकी रिक्रूटमेंट के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत है ताकि वो उसका हाथ बटा सके और यहां पर कहानी में एंट्री होती है ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल को समझने के लिए रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि ग्लेन मैक्सवेल का बाप है, इस नोटोरियस कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट मैक्सवेल एक डिस्ग्रेस्ड मीडिया मोगल रहा है, एक पब्लिशिंग मोगल रहा है और पेर्गामॉन प्रेस के नाम से अपनी एक पब्लिशिंग कंपनी भी चलाता रहा है। वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी रहा है और कई हलकों में कई जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करते हैं कि वो एक जासूस था। लेकिन हैरानगी की बात पता क्या है? हैरानगी की बात यह है कि 1991 में एक दिन रॉबर्ट मैक्सवेल अपनी यॉट पे होता है, जबकि उस दिन से चंद दिन पहले ही उसका एक फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का केस खुलता है, दुनिया के सामने खुलता है, जहां पर वो अपने एम्प्लॉइज के पेंशन फंड खा चुका होता है। फिर अचानक वो यॉट पर होता है और मुर्दा हालत में पाया जाता है। अब आप में से चंद दोस्त ये सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी सुननी आपके लिए क्यों जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने छोटा सा काम ये करना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक उठाएं। आप ये देखेंगे कि दुनिया की मेजर टेक्स्ट बुक के पब्लिशर्स कौन है। आपको मैक्सवेल पब्लिशिंग का नाम नजर आएगा, पेर्गामॉन प्रेस का नाम नजर आएगा और उन ऑक्सिलरी कंपनीज का नाम नजर आएगा जिनको ये ग्रुप ओन करता है। आप ही को चूरन बेचा जाता है, आपसे ही पैसा लिया जाता है, उसे हनी पॉट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोबल लीडर्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और उसके बाद फिर आपको कंट्रोल किया जाता है। रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में कहते हैं कि जितना ज्यादा आप पैसा कमाने में ऊपर जाते हैं, आप दुनिया के स्पाई नेटवर्क में उतने ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं
और उतने ही कारआमद होते हैं। और रॉबर्ट मैक्सवेल एस्पियोनाज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुए क्योंकि उनका रेफरेंस, उनका उठना बैठना दुनिया के लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, बिजनेसमैन के साथ था। और यहीं से उनकी बेटी ग्लेन मैक्सवेल ने ये आर्ट और ये ट्रेड क्राफ्ट अपने बाप से सीखा और फिर एक सोफिस्टिकेटेड हनी पॉट ऑपरेशन को फैलाने के लिए ज्वाइन कर लिया जेफरी एप्स्टीन को। जेफरी एप्स्टीन की कहानी में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कि अमेरिका के पॉलिटिशियंस फाइनली वोट करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन की एप्स्टीन फाइल्स को फाइनली पब्लिक कर दिया जाए। और ये डिसीजन होता है कि फिलहाल 50,000 पेजेस को पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। पहले जरा ये सुने। We have nothing to do with Epstein, the Democrats do. All of his friends were Democrats. You look at this Reid Hoffman, you look at Larry Summers, Bill Clinton, they went to his island all the time, and many others, they're all Democrats. And I hate to see that deflect from the great job we've done. So I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages, you do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages, 50,000 pages. And it's just a Russia hoax as it pertains to the Republicans. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एप्स्टीन फाइल्स के 50,000 पेजेस पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बना दिए गए। इनमें से बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत से ईमेल्स के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ फर्दर रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और जितने आप ये देखते हैं आप उतना ज़्यादा हैरान होते हैं कि अब एप्स्टीन फाइल्स को और 50,000 पेजेस को रिलीज करने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन को वेपनाइज किया जा रहा है, यानी आपको ओवरवेल्म भी किया जाएगा और आपको एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। कैसे, जरा ये समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन जो कि प्रिजन में था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अचानक दौरान कैद खुदकुशी कर लेता है। लेकिन खुदकुशी करने से पहले कौन कमरे में आया, कौन कमरे से चला गया, खुदकुशी थी या कत्ल था, वो फुटेज कुछ मिनटों की गायब हो जाती है और वो आज तक पब्लिक नहीं की गई कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक इंसान कैद में है, वो खुदकुशी कैसे कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को तो पब्लिक नहीं किया गया। दूसरी, उसकी अकम्प्लिस ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त अमेरिका की जेल में है और जब यूएस के एक अटॉर्नी जनरल उससे राब्ता करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और उससे पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एग्जैक्टली कनेक्शन क्या था, वो जितना नाम ओमिट करती है, छुपाती है कि नहीं कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था। उसके फौरन बाद पता क्या होता है, उसके फौरन बाद ग्लेन मैक्सवेल को लेस सिक्योरिटी प्रिजन में फौरन शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब जो नाम आपको देखने को मिलेंगे ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे या आपको ओवरवेल्म भी करेंगे। आप तारीख के अंदर जूलियन असांज का नाम सुन चुके हैं, स्नोडन का नाम सुन चुके हैं, आप पैनामा लीक्स देख चुके हैं और आपने ये देखा है कि अक्सर लीडर्स के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं किसी को मलाइन करने के लिए या फिर लीडर्स के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं कहानी को छुपाने के लिए। अभी भी 100% एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया जा रहा। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ये वेपनाइज्ड ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना एप्स्टीन फाइल्स का रिकॉर्ड इस वक्त दुनिया के सामने मौजूद है, लिटरली अगर आप सुनेंगे कि पीछे कहानी क्या है, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स का जो डेटा इस वक्त मंजर आम पर है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यह कनेक्शन तो जरूर मिलता है कि इनकी दोस्ती 1980 की दिहाई में शुरू हुई और 2004 तक चलती रही। 2004 में किसी बात को लेकर इनका फॉल आउट हो गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से अक्सर मीडिया ने इस दौरान पूछा जेफरी एप्स्टीन के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार कहा कि जेफरी एप्स्टीन एक टेरिफिक गाय है, इट्स फन टू बी विद हिम, और हम दोनों के बीच में कॉमन चीज ये है कि हमें खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, खास तौर पर यंग लड़कियां। ग्लेन मैक्सवेल ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा है कि ट्रंप न्यू अबाउट द गर्ल्स। अगर फ्लाइट रिकॉर्ड को देखें तो
तो आपको ये पता चलता है कि 1993 से 1997 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप 7 बार जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पे कैरिबियन में मौजूद लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर जा चुके हैं। अब वहां क्या होता रहा है, क्या होता नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हर दफा डिनाई किया, लेकिन शायद एप्स्टीन फाइल्स जितनी ज्यादा पब्लिक के सामने ओपन होंगी, आपको मजीद डेटा नजर आएगा। What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir. लेकिन इस कहानी का एक और हैरान कुन एंगल है, और वो एंगल है मोसाद को लेकर, इजराइल को लेकर, यानी फेक स्टेट को लेकर। इजराइल के साबिक वजीर आजम एहूद बराक और डिफेंस मिनिस्टर रेगुलरली विजिट करते थे जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क के मैंशन को, और वहां पर सिर्फ ये लड़कियां या पार्टीज या ट्रैफिकिंग नहीं होती थी, वहां पर डिस्कस होती थी सर्वेलेंस इंडस्ट्री, द टेक इंडस्ट्री ऑफ इजराइल। इजराइल ने फैसला किया कि बशार अल असद की हुकूमत को हटाया जाए और वहां पर एक मनपसंद हुकूमत को अपॉइंट किया जाए, और यह फैसला होता है व्लादिमीर पुतिन के बीच में और एहूद बाराक के बीच में। और इस डील को ब्रोकर किसने किया? इसे ब्रोकर किया जेफरी एप्स्टीन ने। इस्राइल चाहता था कि वो अपनी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को, अपनी सेफ्टी की इस टेक्नोलॉजी को, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को प्रमोट करे और नए मुल्कों को ये टेक्नोलॉजी बेचे। और नए मुल्कों को टेक्नोलॉजी बेचने के लिए कौन सामने आया? जेफरी एप्स्टीन। और उसकी वजह यह है कि जब आप दुनिया के ग्लोबल लीडर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज्ड हालत में पकड़ लेते हैं, उनसे कोई भी डिसीजंस करवाए जा सकते हैं। इसलिए आज दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स शायद आपको नजर आएंगे, शायद आज वो उतने ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसी तरह जितनी एप्स्टीन फाइल्स का डेटा सामने आता है, वो आपको मजीद एक और बात बताता है कि जेफरी एप्स्टीन एहूद बाराक को लिखता है कि आज दुनिया में इधर अमन नहीं है, उधर अमन नहीं है, इधर मुसीबतें हैं, उधर बम धमाके हो रहे हैं, तो यही तो तुम चाहते हो ना कि दुनिया में अमन ना हो। जिस पर एहूद बाराक लिखता है कि हाँ, चाहते तो हम यही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जो 50,000 पेजेस अब तक जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के रिलीज हो चुके हैं, आप भी गो थ्रू कर रहे हैं, हम भी गो थ्रू कर रहे हैं, और जितना मैंने अब तक गो थ्रू किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट इन दैट। इसीलिए शायद अमेरिका में एक और पिटिशन चल रही है, और वो पिटिशन ये कहती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो 50,000 पेजेस क्यों सारी की सारी एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक के लिए रिलीज करें। डोनाल्ड ट्रंप का उसके ऊपर स्टैंड पॉइंट ये है कि जो काम का था आपको दे दिया, और मैंने तो पहले भी कह दिया कि मेरा दामन बिल्कुल साफ है, मैं क्लीन चिट आदमी हूं, क्लीन स्लेट आदमी हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि जब आप जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के कनेक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक यंग लड़की जो इस पूरे रैकेट के अंदर एक्सप्लॉइट होती रही, उसने डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन स्लेट, क्लीन चिट तो दे दी, लेकिन क्लीन चिट देने के कुछ दिनों के बाद वो मुर्दा पाई गई। इस तरह के वाकयात होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक मजीद बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि अब जब मजीद एप्स्टीन फाइल्स मान लीजिए 100% रिलीज हो जाती हैं, तो उसमें आपको दुनिया के कैसे कैसे नाम सुनने को मिलेंगे, मैं नहीं जानता। जब रिलीज होंगी शायद डिस्ट्रैक्शन की कहानी हो, शायद ओवरवेल्म करने की कहानी हो, लेकिन अगर आप क्रॉस टैबुलेशन पे चीजों को देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि रॉबर्ट मैक्सवेल एक ज्यू जो इसराइल को बैक करता है, ग्लेन मैक्सवेल एक ज्यू जो इसराइल के लिए काम करती है, जेफरी एप्स्टीन हिमसेल्फ एक ऐसा ज्यू जो इसराइल की मोसाद के लिए काम करता है। और फिर दुनिया के जब ग्लोबल लीडर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो फैसले किए जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि क्यों ऐसे होता है कि आलमी ताकतें जब भी फलस्तीन बनने का वक्त आता है तो वीटो कर देती हैं। आलमी ताकतें गजा के लिए आवाज नहीं उठाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होता है। और ये सारी कहानी
कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी नहीं है, कोई बड़ी टेक्निकल साइंटिफिक कहानी नहीं है। सिंपल प्योर हनी पॉट की कहानी है, जहां पर एक नालायक इंसान बिलियनियर तो बन गया किसी और के पैसे पर, और उस नेटवर्क से दुनिया के ग्लोबल लीडर्स को एक्सप्लॉइट करता रहा। ये वल्नरेबिलिटी शो करती है कि यूएस के पॉलिटिकल आर्किटेक्चर के अंदर कितनी वल्नरेबिलिटी है कि कोई इंसान एक मैंशन लेकर, चंद लड़कियां लेकर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सहारा लेकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ही जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स की मजीद डिटेल्स आपके सामने आएंगी, एक और तूफान खड़ा हो जाएगा दुनिया में, और उस तूफान की कहानी अभी बाकी है।